स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लास्ट क्लास में सरफेस केमिस्ट्री का हम लोगों ने थोड़ा पार्ट पढ़ा था, ठीक है। एड्जॉर्प्शन का हल्का सा इंट्रोडक्शन लिया था, अब इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो तुम्हारा आता है दैट इज कॉज ऑफ एड्जॉर्प्शन, ठीक है। तो कॉज ऑफ एड्जॉर्प्शन के लिए एक बार ध्यान दो कि जैसे मान लो एक तुम्हारा एड्जॉर्बेंट है, इसमें मैं दो मॉलिक्यूल्स कंसिडर कर रहा हूं। एक तुम्हारा बल्क में, ये तुम्हारा मॉलिक्यूल जो है दैट्स मॉलिक्यूल इन बल्क, और एक तुम्हारा मॉलिक्यूल सरफेस, ठीक है, मॉलिक्यूल ऑन सरफेस। तो तुम्हारा अगर बल्क वाले मॉलिक्यूल की बात की जाए तो एक चीज ध्यान दो, इस केस में इस मॉलिक्यूल्स को बाकी मॉलिक्यूल्स सिमेट्रिकली सराउंड कर रखा हो, इस मॉलिक्यूल को बाकी मॉलिक्यूल्स ने सिमेट्रिकली सराउंड कर रखा होगा, तो मैं क्या बोल सकता हूं, अगर इस डायरेक्शन से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो यहां से ये लगेगा, सिमिलरली इसको कैंसिल करता हुआ ये आएगा, इसको कैंसिल करता हुआ ये आएगा, इसको कैंसिल करता हुआ ये आएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इफ अ मॉलिक्यूल is present in bulk, then forces symmetrically cancel each other। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ये तुम्हारा सिमेट्रिकली सराउंडेड होगा दूसरे मॉलिक्यूल से, जिसकी वजह से फोर्सेस आपस में एक दूसरे को सिमेट्रिकली कैंसिल कर देंगे। लेकिन अगर ये तुम्हारा बल्क पे है तो ध्यान दो, देखो इधर का मॉलिक्यूल मान लिया तो इसको तो ये कैंसिल कर दे रहा है, लेकिन जो डाउन वाले मॉलिक्यूल्स होंगे इनको कैंसिल करता हुआ ऊपर की ओर कोई फोर्स नहीं होगा, क्योंकि ये सरफेस पे है तो इसके ऊपर तो मॉलिक्यूल्स हो ही नहीं सकते। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो मैं बोल सकता हूं अगर तुम्हारा मॉलिक्यूल एक सरफेस पे, इफ अ मॉलिक्यूल is present on surface, then forces are unbalanced। वो तुम्हारा अनबैलेंस्ड है, वो कंप्लीटली एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पा रहे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? और अनबैलेंस मैंने बोला था पिछली बार भी, अगर सिमेट्रिकली चीजें कैंसिल हो जा रही तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसमें फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पा रहे, तो कंपेयर टू मॉलिक्यूल इन अ बल्क इसमें तुम्हारे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे, अनसिमेट्रिक होंगे, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम। अब इस स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए अगर मान लो तुम्हारा कोई एड्जॉर्बेट का मॉलिक्यूल आया, तो ये इसको अपने सरफेस पे क्या कर लेगा, एड्जॉर्ब कर लेगा। एड्जॉर्बेट को मॉलिक्यूल को अगर एड्जॉर्ब करेगा तो इन दोनों के बीच में फोर्सेस आएंगे। हाँ, वो पूरी तरह नहीं कैंसिल कर पाएंगे क्योंकि ये डिफरेंट फोर्सेस हैं। ये एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेंट के बीच में फोर्सेस, ये एड्जॉर्बेंट एड्जॉर्बेट के बीच में फोर्सेस पूरी तरह अब भी कैंसिल नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत अनसिमेट्रिकली मिट जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है। तो फर्स्ट कॉज ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होता है, ध्यान से सुनना, मैं इसको टाइम वाइज बता रहा हूं, इसको लिख लेना फिर मैं बताऊंगा। When a molecule is present on a surface of adsorbent, when a molecule is present on a surface of adsorbent, it is unsymmetrically surrounded by other adsorbent molecules. It is unsymmetrically surrounded by other adsorbent molecules. Therefore, forces do not cancel each other completely. Forces do not cancel each other completely. Full stop. Hence to achieve stability, it adsorbs a molecule of adsorbate. Hence to achieve stability, it adsorbs a molecule of adsorbate on its surface. It adsorbs a molecule of adsorbate on its surface
which lowers its surface energy। कैसे? स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी कम हो जाए। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गए तो तुम्हारा स्टेबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी कम हो जाएगी। कौन सी एनर्जी? सरफेस एनर्जी। ठीक है, टू लोअर इट्स सरफेस एनर्जी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट। ये तो फर्स्ट पॉइंट था ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब एक तुम्हारा एंथैल्पी के बेसिस पे बता देते हैं। तुमसे क्या बोला? एड्सॉर्बेट प्लस एड्सॉर्बेंट, ये क्या दे रहा है? एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बेंट। ठीक है, एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बेंट बाइंड हो गए। एड्सॉर्बेट प्लस एड्सॉर्बेंट गिव्स एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बेंट, ये बाइंडेड। तो ये फॉरवर्ड प्रोसेस क्या था तुम्हारा? एड्सॉर्प्शन। और ये बैकवर्ड प्रोसेस क्या था? डिसॉर्प्शन। एक टाइप का इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। कैसे? देखो, लेट मान लो मैं शुरुआत से शुरू करता हूं। शुरुआत में बिल्कुल तुम्हारे बाइंड नहीं। अब धीरे धीरे जब एड्सॉर्बेट, मैं द रेट ऑफ वर्सेस में टाइम ग्राफ बना रहा हूं। शुरुआत में बिल्कुल तुम्हारा एड्सॉर्बेंट है, एड्सॉर्बेट बाइंड नहीं, तो मैं बोल सकता हूं कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन हाई है, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन 0 है। क्योंकि एड्सॉर्प्शन किस पे डिपेंड करेगा? तुम्हारा जब मॉलिक्यूल्स बाइंड नहीं है, पूरा सरफेस एरिया अवेलेबल है, तो एड्सॉर्प्शन हो सकता है। डिसॉर्प्शन तब होगा जब एड्सॉर्बेट टूटेगा। तो अभी तो कोई एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल बाइंड ही नहीं है, तो ये टूटेगा कहां से? तो रेट ऑफ डिसॉर्प्शन 0, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन हाई। जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन होता जाएगा, सरफेस एरिया कम होता जाएगा और एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स बाइंड होते जाएंगे, और सरफेस एरिया कम होता जाएगा तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन घटेगा, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन बढ़ेगा, और एक पॉइंट पे आके ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। इस पॉइंट पे क्या होगा? रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और तब तुम्हारा क्या एस्टेब्लिश हो जाएगा? इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अब ध्यान दो, मैं एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या बताया था कि जब एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्बेंट से बाइंड होंगे तो इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे या बॉन्ड फॉर्म होगा, और बॉन्ड फॉर्म होने की वजह से एनर्जी रिलीज होगी। तो मैंने क्या बताया था? डेल्टा एच एड्सॉर्प्शन नेगेटिव आ रहा था और डेल्टा एच डिसॉर्प्शन पॉजिटिव आ रहा था। बोल सकते कि नहीं बोल सकते? तो एक चीज बताओ, अगर एड्सॉर्बेट इनिशियल कंडीशन देखो यहां वाली, यहां रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बहुत हाई है, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बहुत हाई है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ज्यादा से ज्यादा एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स बाइंड होंगे, ज्यादा से ज्यादा एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स बाइंड होंगे तो जो हीट रिलीज होगी वो ज्यादा से ज्यादा होगी। जितने ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे उतना ज्यादा तुम्हारा हीट रिलीज होगी, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तुम्हारा हीट रिलीज कम होती जाएगी। तो अब इसको स्टेटमेंट में सुनना, मैंने क्या बोला कि इनिशियली हीट रिलीज इज मोर, दैट इज डेल्टा एच एड्सॉर्प्शन इज मोर नेगेटिव। एज एड्सॉर्प्शन प्रोसीड्स, इसको लिखते जाओ, एज एड्सॉर्प्शन प्रोसीड्स heat release decreases, that is delta H adsorption becomes less and less negative। नेगेटिव साइन के साथ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सिर्फ क्या कंपेयर करना है हमें? मैग्नीट्यूड। हीट रिलीज्ड मतलब नेगेटिव साइन, और सिर्फ मैग्नीट्यूड कंपेयर करेंगे तो एनर्जी रिलीज का मैग्नीट्यूड निकल आएगा। तो फिर से स्टेटमेंट सुनो, मैंने क्या बताया? इनिशियली डेल्टा एच एड्सॉर्प्शन इज मोर नेगेटिव, that is more energy is released। as adsorption proceeds, delta H adsorption becomes less and less negative, delta H adsorption becomes less and less negative, that is energy released
डिक्रीज। हमने पॉइंट पढ़ा डेल्टा एच बिकम्स लेस नेगेटिव एज एडजॉर्प्शन प्रोसीड्स। तो अब देखो इससे डेल्टा जी का रिलेशन देखते हैं। तो एक बार ध्यान दो, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एडजॉर्प्शन के लिए अगर मैं बोलूं फॉर एडजॉर्प्शन, डेल्टा एच क्या था नेगेटिव, डेल्टा एस भी क्या था नेगेटिव। क्लियर है? तो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होगा तो ये वाला पार्ट नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव, तो अगर मुझे डेल्टा एच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लाना है, क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब है एडजॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये अगर मान लो x है या माइनस एक्स है और टी डेल्टा एस की वैल्यू माइनस वाई है, सॉरी टी डेल्टा एस की वैल्यू y है, तो मैं बोल सकता हूं मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन y। मतलब मैग्नीट्यूड जैसे -250 है, ये +100 है, तभी नेगेटिव आएगा। -150 अगर ये +250 हो गया तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, एडजॉर्प्शन है। मतलब इसका जो मॉड है वो y से, मैग्नीट्यूड y से क्या होना चाहिए, टी डेल्टा एस के मैग्नीट्यूड से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इतनी चीज समझ में आई? क्लियर है? तो इनिशियल केस में, इनिशियली जब तुम्हारा एडजॉर्प्शन शुरू हुआ तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन हाई था, डेल्टा एच बहुत ज्यादा नेगेटिव। जैसे जैसे एडजॉर्प्शन प्रोसीड करेगा x का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, मतलब डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। अभी बताया बिकम्स लेस नेगेटिव। बिकम्स लेस नेगेटिव का मतलब है इसका मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। कब तक कम होगा? जब तक तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच किसके बराबर कर लेता है, मैग्नीट्यूड ऑफ टी डेल्टा एस। इस पोजीशन पे अगर तुम डेल्टा जी देखोगे तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस ये -x प्लस वाई है, और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ x इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ y है तो मैं बोल सकता हूं ये 0 आ जाएगा कि नहीं। अगर x का मैग्नीट्यूड और y का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये क्या आ जाएगा 0। मतलब क्या एस्टेब्लिश हो गया है, इक्विलिब्रियम। क्या एस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल पॉइंट डेल्टा जी से क्या बोल सकते हैं, देखो इनिशियली, ये लिख लेना फिर इसके बाद लिखना, इनिशियली मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच is much greater than, initially magnitude of delta H is much greater than magnitude of T delta S. Magnitude of delta H is much greater than magnitude of T delta S. Hence delta G is negative. Hence delta G is negative. Full stop. Now as time proceeds, delta H becomes less negative. Delta H becomes less negative. That is, magnitude of delta H decreases. Magnitude of delta H decreases, and at a point magnitude of delta H equals magnitude of T delta S, that is delta G is equals to 0, ब्रैकेट में इक्विलिब्रियम, डेल्टा G is equals to 0 ब्रैकेट में इक्विलिब्रियम ऑफ एडजॉर्प्शन। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो जो क्लासिफिकेशन होता है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ
forces of attraction between adsorbate and adsorbent. ठीक है, जो क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे दैट इज ऑन द फोर्स बेसिस ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट. तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. पहला जो होता है दैट इज फिजिकल एडसॉर्प्शन, और इसको हम लोग क्या भी बोल सकते हैं, फिजिसॉर्प्शन. सेकेंड वन इज केमिकल एडसॉर्प्शन या फिर केमिसॉर्प्शन. ठीक है, आया समझ में? अब ध्यान दो, फिजिकल एडसॉर्प्शन क्या है कि जिसमें अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात की जाए तो फिजिकल एडसॉर्प्शन में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट क्या होते हैं, वॉन डर वाल फोर्सेस. फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट क्या होता है, वॉन डर वाल फोर्सेस. व्हाइल इन केमिकल एडसॉर्प्शन दे आर केमिकल या कोवेलेंट बॉन्ड्स. केमिकल बॉन्ड्स जनरली मैं क्या बोल सकता हूं, कोवेलेंट बॉन्ड. अब इसी बेसिस पे जैसे अगर मान लो तुमसे बोल दिया जाए कि एग्जाम्पल की बात की जाए कि जैसे तुमने क्या बोला, जो हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा था कि चौक इंक में डुबोया, सॉरी इंक, चौक को इंक में डुबोया, चौक डिप्ड इन इंक. इसमें जो फोर्सेस बनेंगे इंक मॉलिक्यूल्स और चौक मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो वॉन डर वाल फोर्सेस होंगे, वीक फोर्सेस. ठीक है, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल सॉरी फिजिकल एडसॉर्प्शन. और केमिकल एडसॉर्प्शन का देखा जाए तो तुमने एक एग्जाम ये पढ़ रखा है कि अगर तुम इथीन को H2 के साथ रिएक्ट कराते हो, इसमें पैलेडियम या निकल एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, तो ये इथेन बनाता है. इसका हम लोग आगे चल के वो भी पढ़ेंगे कैसे ये, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन भी पढ़ेंगे. लेकिन एक चीज ध्यान रखो, इस केस में जो पैलेडियम मेटल होता है, इसके सरफेस पे जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है दे आर केमिकली एडसॉर्ब. ठीक है, इस केस में जो पैलेडियम मेटल है, इसके सरफेस पे जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं दे आर केमिकली एडसॉर्ब. मतलब हाइड्रोजन और पैलेडियम के बीच में तुम्हारा कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नेक्स्ट, अगर तुमसे बोला जाए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ये है, तो अगर मैं बोलूं इंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन, तो इंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन की अगर बात की जाए तो ये बताओ, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब अगर ये मान लो एडसॉर्बेंट है और इसमें एडसॉर्बेट तुम्हारा बाइंड हुआ, तो इंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन क्या है, जितनी इंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन इज एनर्जी रिलीज्ड. एनर्जी रिलीज्ड ज्यादा कब होगी, एनर्जी रिलीज क्यों हो रही है, पहली बात बताओ. एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहे हैं, इसलिए एनर्जी रिलीज हो रही है. जितने ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे उतनी ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होगी. बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? अगर एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ेंगे तो मैं बोल सकता हूं कि हीट एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी, और हीट एनर्जी ज्यादा होगी मतलब मैं बोल सकता हूं एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन भी मोर होगा, मोर नेगेटिव होगा. या मोर के बेसिस का मतलब क्या है कि ज्यादा हीट रिलीज होना मोर नेगेटिव होगा. तो मैं यहां बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं कि एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन इज तुम्हारा लेस नेगेटिव, और इस केस में एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन मोर नेगेटिव. या फिर मैं बोल सकता हूं एनर्जी रिलीज्ड लो, और इस केस में एनर्जी रिलीज्ड हाई. ये चीज क्लियर है? जितने ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी अगर ज्यादा रिलीज होगी तो एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन विल बी मोर नेगेटिव. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है,
ऑफ एड्सॉर्प्शन तुम्हारा फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए लेस नेगेटिव और केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए मोर नेगेटिव, या मैं बोलता हूँ हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन फिजिकल के लिए लेस और केमिकल के लिए मोर। तो एक जनरल डाटा एनसीईआरटी में गिवन अगर पूछ देता है डेल या हीट रिलीज्ड, अगर मैं बोलूं फिजिकल एड्सॉर्प्शन तो ये ऑफ द ऑर्डर लगभग 20 से 40 किलो जूल्स पर मोल का होता है, ठीक है। वाइल इन केस ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन ये 80 to 250 किलो जूल्स पर, ठीक है। आया समझ में? हीट रिलीज तुम्हारा फिजिकल एड्सॉर्प्शन 20 से 40 किलो जूल्स पर मोल और इसमें 80 से 250 किलो जूल्स पर, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है रिवर्सिबिलिटी। नेक्स्ट जो हम लोग फैक्टर पढ़ेंगे दैट इज रिवर्सिबिलिटी। तो सबसे पहले रिवर्सिबिलिटी क्या होता है ये ध्यान दें। रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये एक एड्सॉर्बेंट है, अब इसमें मैं ये एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स को एड्सॉर्ब कराया और ये तुम्हारे 4 एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स इस पे एड्सॉर्ब, ठीक है। ये तुम्हारा फॉरवर्ड एड्सॉर्प्शन प्रोसेस है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर तुम इसका बैकवर्ड प्रोसेस करो, बैकवर्ड प्रोसेस मतलब एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स को एड्सॉर्ब हुए एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स को एड्सॉर्बेंट से हटा दो, मतलब उनको इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तोड़ दो। अगर बैकवर्ड प्रोसेस इजी हो जा रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल। अगर इजीली नहीं हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल, ठीक है। तो सबसे पहले रिवर्सिबिलिटी का मीनिंग लिखो। रिवर्सिबिलिटी means that when a forward process ब्रैकेट में एड्सॉर्प्शन, when a forward process ब्रैकेट में एड्सॉर्प्शन is done, that is adsorbate molecules are adsorbed on adsorbent, that is adsorbate molecules are adsorbed on adsorbent, and if the backward process that is removing of adsorbate molecules from adsorbent is easy, then it is considered as reversible. While if the backward process is difficult, then it is considered as irreversible, ठीक है। then it is considered as irreversible। तो अब ध्यान दो, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में हमने क्या कहा था कि जो एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ये कौन से हैं? वॉन डर वॉल फोर्सेस। इनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है कौन से हैं? वॉन डर वॉल फोर्सेस। और केमिकल एड्सॉर्प्शन में ये जो फोर्सेस हैं कौन से हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब एक चीज बताओ, अगर मुझे इनको रिमूव करना है तो कब जल्दी रिमूव कर सकते हो? जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो। तो जैसे वॉन डर वॉल फोर्सेस वीक है, मैं तुरंत इसको खींच दूं तो ये क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। वाइल इन केस ऑफ केमिकल बॉन्ड्स जो तुम्हारे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग बने होंगे, वो इतनी इजीली रिमूव नहीं हो रहे होंगे। तो मैं क्या बोलता हूं? फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज रिवर्सिबल वाइल केमिकल एड्सॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल। समझ में आया क्या बोला जाता है? फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज रिवर्सिबल व्हाइल केमिकल एड्सॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल। नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ लेयर। तो नेचर ऑफ लेयर क्या होता है? फिजिकल एड्सॉर्प्शन को क्या बोला जाता है? मल्टी लेयर्ड। अच्छा रुको, पहले इसको पढ़ने से पहले ये वाला पॉइंट पढ़ो, स्पेसिफिक नेचर। ये वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं। जनरली फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है? नॉन स्पेसिफिक होता है। और केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। अब इसका मतलब क्या? ध्यान, जैसे मान लो ये मैंने एड्सॉर्बेंट लिया, कोई ऐसे ही ले लिया,
मेटल ले लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं डिफरेंट गैसेस एब्जॉर्ब करा रहा हूं, तो अगर O2 इस पे फिजिकल एब्जॉर्प्शन कर दे रहा है, तो O2 अगर मेटल के ऊपर फिजिकल एब्जॉर्प्शन कर रहा है, मतलब कौन से फोर्सेस से कर रहा होगा? तुम्हारा वॉन्डरवॉल फोर्सेस। और वॉन्डरवॉल फोर्सेस अगर देखो ये मेटल है तुम्हारा O2, तो या तो नॉन डाइपोल लंडन फोर्सेस से या फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शंस लग रहे होंगे, दोनों में से एक। अगर मैं N2 ले आऊं तो भी इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शंस लगे, अगर मैं NH3 ले आऊं तो अब डाइपोल अट्रैक्शंस लग जाएंगे, लेकिन सारे के सारे वॉन्डरवॉल फोर्सेस है। तो मतलब क्या है कि ये नॉन स्पेसिफिक है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन से O2 एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो ये N2 भी एब्जॉर्ब कर सकता है, NH3 भी एब्जॉर्ब कर सकता है, ऐसी कई सारी गैसेस एब्जॉर्ब कर सकता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्योंकि वॉन्डरवॉल फोर्सेस आर लेस स्पेसिफिक, वो बहुत ही कम स्पेसिफिक होते हैं, इसलिए तुम्हारा फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज नॉन स्पेसिफिक। लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो केमिकल एब्जॉर्प्शन में कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक सब्सटेंस अगर दूसरे सब्सटेंस के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो उसी कंडीशंस पे दूसरा सब्सटेंस भी फॉर्म करे, ये जरूरी नहीं है। तो दे आर हाईली स्पेसिफिक। क्लियर है? आया समझ में? अगर तुम्हारा एक सब्सटेंस एड्सॉर्बेंट के साथ एक पर्टिकुलर कंडीशन पे बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, दूसरा सब्सटेंस भी उस एड्सॉर्बेंट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करे उस कंडीशन पे, ये जरूरी नहीं है। तो दे आर हाईली स्पेसिफिक, मतलब वो डिपेंड करेगा कि एड्सॉर्बेंट का नेचर क्या है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है वेरी लेस डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। क्लियर है? और इसमें क्या है? हाईली डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। ठीक है? क्लियर है? अब ये वाला देखो, नेचर ऑफ लेयर। देखो ये मान लो कोई तुम्हारा एड्सॉर्बेंट है, इसके ऊपर ये तुम्हारा एक एड्सॉर्बेंट बना, तो सबसे पहले मैं बोल देता हूं फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज मल्टी लेयर्ड व्हाइल केमिकल एड्सॉर्प्शन इज मोनोलेयर्ड। इसका मतलब क्या है? देखो लेट मान लो तुम्हारा कोई मेटल है, ऐसे ही मान लिया मैंने मेटल निकल, और इसके ऊपर एक गैस एड्सॉर्ब हो गई O2। मल्टी लेयर्ड का मतलब है अब ये दूसरी लेयर भी बन जाएगी, फिर ये तीसरी लेयर भी बन जाएगी, और ये चौथी लेयर भी बन जाएगी, एक के ऊपर एक लेयर बनती चली जाएंगी। मोनोलेयर्ड का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ एक लेयर बनेगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ध्यान दो, इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कौन से हैं? वॉन्डरवॉल। इन दोनों के बीच में वॉन्डरवॉल फोर्सेस लगे, तो एड्सॉर्बेट के बीच में तो वॉन्डरवॉल फोर्सेस लग सकते हैं। दो O2 मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन से फोर्सेस? लंडन फोर्सेस, वो भी वॉन्डरवॉल फोर्सेस है। हाँ, इसमें डिफरेंट फोर्सेस होंगे, उसमें डिफरेंट फोर्सेस होंगे, लेकिन है तो मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ वॉन्डरवॉल फोर्सेस होंगे, लेकिन है तो वॉन्डरवॉल फोर्सेस ही। तो इन दोनों के बीच में वॉन्डरवॉल फोर्सेस है, तो O2 के बीच में वॉन्डरवॉल फोर्सेस लग सकता है। सिमिलर, क्लियर है? तो ये O2 के ऊपर एक और लेयर एड्सॉर्ब हो सकती है। लेकिन अगर मान लो इसमें मैंने बोला कि तुम्हारा H2 को मैंने पैलेडियम से किया, तो इसमें जो बॉन्ड बना वो किसके किसके बीच में बना होगा? H और निकल के बीच में, सॉरी H और पैलेडियम के बीच में। अगर दूसरी लेयर बनेगी तो अब क्या ये H इस पैलेडियम के साथ बना सकता है बॉन्ड? नहीं, उसको H के साथ, लेकिन H के साथ केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा उस कंडीशन में। समझ में आया? इसीलिए तुम्हारा केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है? व्हाइल फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज मल्टीलेयर। क्लियर है? आया समझ में? ये पॉइंट ईज ऑफ डिसॉर्प्शन अभी तुम्हें बताया, ये रिवर्सिबल होता है। क्यों रिवर्सिबल होता है? क्योंकि एक बार एड्सॉर्ब हो गया, उसके बाद आसानी से उसको मॉलिक्यूल्स रिमूव कर सकते हो। मॉलिक्यूल्स रिमूव करने का मतलब ही क्या है? डिसॉर्प्शन। क्योंकि वीक फोर्सेस है, उनको हटाना इजी है, तो इसमें ईज ऑफ डिसॉर्प्शन इजी, व्हाइल इसमें ईज ऑफ डिसॉर्प्शन डिफिकल्ट। समझ में आया? क्लियर है?
ठीक है, ये सर्टेन पॉइंट्स थे, आगे इसके 5-6 पॉइंट्स के लिए लाइन छोड़ देना, वो हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स करते जाएंगे तो साइमल्टेनियसली लिखते जाएंगे। अभी के लिए इतने पॉइंट्स तुम्हारे लिए काफी हैं, 5-6 लाइंस छोड़ दो, उसमें हम लोग और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो वहां हम लोग उसके डिफरेंसेस लिखेंगे। ठीक है,